दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन में। कल कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, तो इस वीडियो में हम 22 और 23 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। ऑल्दो 23 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं कल की वीडियो में भी कवर करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे स्पेन की लोकेशन की। देखिए, क्लाइमेट चेंज के कारण इस साल स्पेन में बहुत सी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहां पर क्रॉप फेलियर देखने को मिला है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉट्स देखने को मिले, और इसी कारण से आपका स्पेन न्यूज में रहा। अब स्पेन की लोकेशन के बारे में बात की जाए तो इसके नॉर्थ में आता है आपका अटलांटिक ओशन, वेयर एज साउथ में आता है आपका मेडिटेरियन सी। इन दोनों के बीच में यहां पर आपका स्पेन लोकेटेड है। इसके वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलता है पुर्तगाल, और ईस्ट में मेजर कंट्री रहता है आपका फ्रांस। इन दोनों के बीच में यानी फ्रांस और स्पेन के बीच में आपको एंडोमा करके एक कंट्री भी देखने को मिलती है। वेयर एज यहां आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेट याद रखना है जो अटलांटिक को मेडिटेरियन से कनेक्ट करता है, दैट इज स्टेट ऑफ जब्राल्टर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी आपसे इस तरह के सवाल पूछ लेती है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पोलैंड की लोकेशन के बारे में। देखिए, पोलैंड की लोकेशन हम क्यों जानना चाहते हैं? अभी हाल फिलहाल में पोलैंड ने अपने सोल्जर्स को ईस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो वैगनर कम्युनिटी है, जो कि आपके स्वेल्सवार्ड सोल्जर्स हैं, मतलब जो पैसों के लिए आपके काम करते हैं, इनकी वजह से पोलैंड को कुछ थ्रेट हो सकता है। तो इस वजह से पोलैंड ने अभी अपने ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ यानी यहां यूक्रेन की तरफ और यहां बेलारूस की तरफ अपने सोल्जर्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें इसे सपोर्ट कर रहा है आपका जर्मनी भी। तो इन दोनों कंट्रीज की लोकेशन को हम जानेंगे इस आर्टिकल में। देखिए, अगर बात की जाए पोलैंड की, तो यहां पर आपको इसके नॉर्थ में देखने को मिलता है बाल्टिक सी। नॉर्थ में ही आपके यहां पे छोटा सा पार्ट है रशिया का, और ये पार्ट है आपका लुथेनिया का। इसके अलावा ये बॉर्डर शेयर करता है ईस्ट में आपके बेलारूस और यूक्रेन के साथ। साउथ में बात की जाए स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, और वेस्ट में आ जाता है आपका जर्मनी। तो यहां पोलैंड की लोकेशन के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात कर लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी के नॉर्थ में आता है आपका डेनमार्क, वेयर एज नॉर्थ में ही ये एरिया आपका बाल्टिक सी का आ जाता है। अगर बात की जाए ईस्टर्न बॉर्डर की, तो जर्मनी शेयर करता है पोलैंड के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ एंड ऑस्ट्रिया के साथ। इसके साउथ में यहां पर एक छोटी सी कंट्री देखने को मिलती है आपको स्विट्जरलैंड, और वेस्ट में आपको देखने को मिलती है फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड होलैंड। यहां पर ये एरिया आ जाता है आपका नॉर्थ सी का। तो दो सी से आपका एरिया कवर्ड है, एक बाल्टिक सी से, एक नॉर्थ सी से। यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया के एस्पिरेशन के बारे में। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम ग्रीन पावर में ट्रेड कर सके साउथ ईस्ट एशिया के साथ। अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं सिंगापुर और थाईलैंड से। अब इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारी वेरियस स्टेजेस पे बात चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में हम किन किन कंट्रीज के साथ ग्रीन एनर्जी में डील करते हैं, तो उसमें याद रखना नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। लगभग 4000 मेगावाट की एनर्जी हम इनके साथ ट्रेड करते हैं। यहां पर एक गौर फरमाने वाली बात यह भी है कि ये जो ट्रेड की जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की या पावर की, इसमें हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम अंडरग्राउंड सी केबल्स को बिछा सकें और लैंड के थ्रू भी कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकें। यहां हमारा फोकस है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ट्रेड कर सकें इन साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के साथ। और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे G20 की आने वाली मीटिंग में भी, जहां पर हमारा क्लीन एनर्जी के अंदर स्पेशल फोकस रहेगा सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में। अब यहां इस आर्टिकल में आपको एक बात और याद रखनी है, साउथ ईस्ट एशिया के अलावा हम वेस्ट एशिया पे भी फोकस कर रहे हैं, जहां पर हमारे मेजर अलाई रह सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसके अलावा सऊदी और रशिया ने इस प्रपोजल को कहीं ना कहीं अपोज किया, यह भी आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली आप सभी को पता होगा मणिपुर में एक शॉकिंग वीडियो सामने आया था। ऐसे 6 और इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा रिपोर्ट किया गया है, जिसकी वजह से यहां इसका संज्ञान लेने के लिए कहा गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को। अब ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑल्दो इसे एस्टैब्लिश किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंडर। इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को नॉमिनेट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आपके एक चेयरपर्सन के अलावा एक सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर्स रहते हैं। अब 5 अदर मेंबर्स में आपके एक एससी कम्युनिटी के होने चाहिए और एक एसटी कम्युनिटी के रहने चाहिए। वेयर एज चेयरपर्सन की बात की जाए तो यहां पर हमेशा एक वुमेन ही इसको लीड करेंगी। अब इनका काम क्या है? देखिए, ये रिव्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड जो भी प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन्स को हमारे संविधान में और स्टैट्यूटरी बुक्स में। इसके अलावा पॉलिसी मैटर में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। अगर किसी भी महिला को
किसी भी तरह का ग्रीवेंसेस है जहां पर उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो उस मैटर में ये हेल्प करते हैं उस महिला की। तो यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी हाल फिलहाल में एक केस आया था जहां पर यह कहा जा रहा था कि राजस्थानी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस बात से इनकार करते हुए कहा कि कन्हैया लाल सेठिया 1997 का जो केस था, उसमें पहले ही एक बार आपको बताया गया है कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड करना है, ये एक पॉलिसी मैटर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट सेंटर को डायरेक्ट नहीं कर सकती है। अब बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो ये मेंशन की गई है आपके पार्ट 17 आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। अब यहां भारत के अंदर 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी आपकी ऑफिशियल, जो बाद में बढ़कर 22 हो गई। अब इन 22 लैंग्वेजेस में आती हैं आपकी असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, बोडो, संथाली, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथिली एंड डोगरी। अब यहां एक चीज आपको याद रखनी है, आर्टिकल 343 की बात की जाए या 351 की, ये दोनों ही कोशिश करते हैं कि कैसे हम हिंदी को प्रमोट कर सके एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब सभी स्टेट्स के अंदर कैसे हम हिंदी के लिए एक रजामंदी को डेवलप कर सकें। इसके अलावा इस आर्टिकल में आपको कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि भारत में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और उनके नाम क्या हैं। आज के कमेंट बॉक्स में मैं इस आंसर का वेट करूंगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे श्रीलंकन प्रेसिडेंट की इंडियन विजिट के बारे में। देखिए, इस विजिट में हम 5 पिलर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपने विजन डॉक्यूमेंट में। पहला है कि हम कैसे मरीन टाइम कनेक्टिविटी को आपस में इंक्रीज कर सकें, जैसे फेरी वगैरह यहां पर स्टार्ट करने की बात की गई है रामेश्वरम से श्रीलंका की तरफ। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की गई है। इसके अलावा कैसे हम एनर्जी और पावर की कनेक्टिविटी को भी इंश्योर कर सके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा, जहां पर ना केवल लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, बल्कि ग्रीन एनर्जी, खासकर यहां पर विंड एनर्जी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है श्रीलंका का, वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा हम पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे, जहां पर हमारा फोकस रहेगा कि कैसे हम हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकें श्रीलंका में। साथ के साथ हम ट्रेड, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को भी आपस में इंश्योर करेंगे। अब यहां हम और भी बहुत सी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे हम म्यूचुअल कॉपरेशन को कैसे इंप्रूव कर सके टूरिज्म सेक्टर में, ट्रेड में, हायर एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट में। साथ के साथ अमेंडमेंट 13 जो कि डील करता है डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका, इसको कैसे फुलफिल किया जा सके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। अब यहां जो ये जाफना वाला एरिया है, इसको कैसे ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जा सके, जहां पर ये अपने लिए जैसे लॉ बनाना, अपने फाइनेंसेस को हैंडल करना, ऐसी सभी चीजों के ऊपर ये डील कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अक्सर आपने फिशरमैन्स को लेके श्रीलंका और इंडिया के बीच में काफी रिफ्ट्स देखे होंगे, तो यहां पर ह्यूमेन अप्रोच कैसे अपनाई जा सके फिशरमैन्स को लेके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और इसके अलावा लास्ट में आपको इतना याद रखना है कि हम यूपीआई को भी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर। तो यहां इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग मेटल के बारे में। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था नैनो स्केल्स पे, मतलब आप ये लगा सकते हैं कि बहुत छोटे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उस लेवल पे, जहां पर हम ये देख रहे थे कि स्ट्रेस के अंदर कैसे मेटल बिहेव करता है, कैसे उनके अंदर क्रैक फॉर्म होते हैं और कैसे वो क्रैक बढ़ते हैं। अब यहां प्योर प्लैटिनम और कॉपर, इनको कहा गया है कि ये स्पॉन्टेनियस हीलर है। मतलब मान लीजिए अगर आपके मेटल में किसी भी तरह का फटीक आता है, मतलब फटीक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स डेवलप होते हैं जब आपके जो मेटल है रिपीटेड स्ट्रेस, मोशन या डैमेज को फेस करते हैं, उस समय ये अपने आप से प्लैटिनम और कॉपर इस चीज को हील करते हैं। अब इसे यूज किया जा सकता है एविएशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो यहां अभी हाल फिलहाल में यूएस के साइंटिस्ट काफी क्लोज पहुंच चुके हैं इस तरह के सेल्फ हीलिंग मेटल को बनाने में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में, क्योंकि रूल 267 के बारे में हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब एडजॉर्नमेंट मोशन होता क्या है? देखिए, जब आप जो बिजनेस है आपके लोकसभा या राज्यसभा को, उसको स्थगित करके कोई अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर को डिस्कस करते हैं, इस मोशन को कहा जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन। ये कोई भी एमपी रन कर सकता है,
मान लीजिए जैसे अभी मणिपुर का इशू बहुत हॉट है, तो यहां पर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में डिस्कशन करे, तो यहां आप लोकसभा और राज्यसभा की नॉर्मल वर्किंग को रोक के आप डिस्कशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर। अब ये आया कहां से है? यूके से। वहां हाउस ऑफ कॉमन में ये देखने को मिलता था। भारत में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर। अब ये एक तरह से सेंसर करता है गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर, क्योंकि जो डे टू डे बिजनेस है आपकी राज्यसभा का, लोकसभा का, वो रुक जाता है इस वजह से। अब यहां स्पीकर के पास स्पेशल पावर आते हैं कि भाई वो अलाउ करेंगे तभी एडजॉर्नमेंट मोशन मूव हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज यूपीएससी मंच। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।